नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, जो कि कहीं ना कहीं कई फैमिलीज का पैशन हो गया था। आप छोटे से लेके बड़े तक, आपके पेरेंट्स आपके पैदा होते ही ये तय करने लग जाते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन कल्चर पे जो कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जी हाँ, बिग फैट इंडियन वेडिंग। और आज इस चीज पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा देता हूं, जो कि हैं अनीश एंड नुपुर फ्रॉम हैप्पी फ्लैशबैक्स। हेलो। एंड सोमा पांडे मैम, जो कि एक एडवोकेट हैं और एक फैमिली लॉयर हैं, जो कि लखनऊ में प्रैक्टिस करती हैं। हेलो मैम। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैम पहले आपसे क्वेश्चन है सोमा मैम कि जो बिग फैट इंडियन वेडिंग टर्म है, ये एक नेगेटिव टर्म है या एक पॉजिटिव टर्म है? और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव या पॉजिटिव, किस तरीके से आप इसका आंकलन करती हैं मैम? देखिए निशांत, आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैरिज जो है, बिग फैट इंडियन मैरिज की जहां हम बात करते हैं, तो बिग फैट इंडियन मैरिज में कौन लोग जा रहे हैं? या तो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी, हाई स्किल के लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। अब होता यह है कि एक स्केल ऑफ सोसाइटी ऐसा है जो एक बड़ी फैटी वेडिंग को कर पाता है, ऑर्गेनाइज कर पाता है। अब आप धीरू भाई अंबानी की फैमिलीज को, शादियों को देख लीजिए, क्या नहीं होता है वहां पे, सब कुछ होता है। बट यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू द मिडिल क्लास सोसाइटी और द लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी, जहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और वो पूरी की पूरी जीवन की पूंजी जो है वो शादियों में लगा देते हैं। इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग देयर डॉटर्स लाइफ और देयर फ्यूचर, दे आर स्पेंडिंग मनी टू फीड समबडी एल्स, फीड अदर्स, जो कि सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है कि हमने शादी में ये किया, ये किया, ये किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम आप बिग फैट इंडियन वेडिंग्स की अगर बात कर रहे हैं और आप उनके लिए बात कर रहे हैं कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और हैप्पीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक उस सेगमेंट को इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो सेगमेंट जो मैं बता रही हूँ आपकी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, ये जो है प्रेशर फॉर्म में शादियों में खर्च करती हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ आकर के जो है खर्चे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते हैं लंबे टर्म्स पे। जी, फाइन। सो अनीश एंड नुपुर, आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स होती हैं, ये जो टर्म है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं? निशांत, इसके देखिए, ये देखने वाले की नज़र में है। इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत यूनिवर्सल है। जब हम बिग फैट इंडियन वेडिंग्स की बात करते हैं तो ये वो फैमिलीज़ हैं जो जिनके पेरेंट्स और बेसिकली जिनके कल्चर में शुरू से ही इस तरीके की वेडिंग होती आ रही है। तो होता क्या है कि ये उनकी लाइफ का, हर इंसान अपनी लाइफ में जब बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसे कमाता है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, तो उसकी लाइफ के कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको वो बहुत अच्छे से सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। देखिए, आप एक आम फैमिली को लीजिए, चाहे वो पैसे बहुत है उनके पास, और वो एक रेगुलर फैमिली है, आई मीन उनके पास कोई ऐसा फेम नहीं है, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट सम फेम, टू गेट रिकग्निशन विद इन देयर लव्ड वंस, एंड जो उनके सर्कल में लोग हैं वहां पे थोड़ी रिकग्निशन। दूसरा, हमने ये भी देखा है, हमारा ये भी मानना है कि बिकॉज ये एक सोसाइटी में रन हो रही है चीज, एक कल्चर में रन हो रही है, तो होता ये है कि सिंस वो लोग भी औरों की वेडिंग्स पे जाते हैं जहां पर खर्चा अच्छे से किया जाता है, हर गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, एंटरटेनमेंट के लिए चीजें होती हैं, तो उनको ये भी रहता है कि जब उनका नंबर आएगा, जब उनकी फैमिली में शादी होगी, तो उनको भी इक्वली स्पेंड करना चाहिए, सो दैट कि वो एक नॉर्म जो है, एक जो रिस्पेक्ट जो चल रही है वो मेंटेन रहे। तो उसमें पॉजिटिविटी भी बहुत है, बिकॉज उनकी लाइफ के कुछ ही ऐसे दिन हैं जहां पे वो बहुत स्पेशल फील करते हैं, और इस दिन के लिए वो इतने सालों से पैसे जोड़ते भी आ रहे हैं। तो सोमा मैम, मैं एक ये चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप फैमिली लॉयर हैं, आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखती होंगी जहां पे जो रिच फैमिलीज हैं, क्या उसमें ऐसे ज्यादा केसेस आते हैं कि कहीं ना कहीं जो महंगी शादियां हैं वो दहेज प्रथा को बढ़ा रहा है? आपको इस पे क्या लगता है मैम? निशांत, देखिए,
जो भी जितनी भी शादियां होती है, जितने डाउरी से रिलेटेड केसेस मेरे पास आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। हाई क्लास मैरिजेस भी हैं जहाँ पे बड़े से बड़े होटल्स बुक किए गए हैं, गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए गए हैं, और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स का एक्सटेंड जो है सिर्फ रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स नहीं रहे हैं, सोसाइटी के उनके ग्रूम के फ्रेंड्स रहे हैं, ग्रूम के फ्रेंड्स का एक्सटेंडेड फैमिलीज रहा है, जो कि मुझे लगता है कि दैट इज बियॉन्ड समथिंग यू आर डूइंग। आपके अगर 25 दोस्त आज हैं, आज की डेट में हो, तो वही 25 जो है जिंदगी भर आपके नहीं रहने वाले। लोग बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, बट द काइंड ऑफ स्पेंडिंग दे हैव डन एंड इम्प्लीकेशंस क्या था। फादर जो है ज्यादातर लायबिलिटी, अगर इस तरीके का है शादी करने का है, तो ज्यादातर लायबिलिटीज लड़की के फादर के ऊपर क्यों? कई बार कर्जे इतने होते हैं कि लोगों के सालों साल निकल जाते हैं उन कर्जों को ही खत्म करते करते। इसी वजह से यही एक रीजन है। देखिए, प्रेशर किस फॉर्म में आता है? प्रेशर कॉन्सिक्वेंटली आता है कि ये भी आप कर दीजिएगा, ये भी आप कर दीजिएगा, ऐसे आप कर दीजिएगा, वैसे आप कर दीजिएगा। हम तो चाहते थे कि ऐसी लोकेशन हो। तो करते करते ये होता है कि अगर किसी ने एकदम ओपनली नहीं बोला है कि तुम इतना पैसा ला करके इतना खर्चा करो, तो भी वो इतनी चीजें बता देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इतने इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। तो लड़की वाले जो है अंडर ऑब्लिगेशन वो करते ही है कि हाँ बेटी कल को जाकर के खुश रहेगी, तो दे वांट टू सेटिस्फाई देम। तो ये ऐसे नहीं कह सकते हम कि इक्वली स्पेंड, जैसे मैं अनिस से इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इक्वली स्पेंड करने की बात है यहाँ पे, कि वो इक्वल रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, बिकॉज सबकी एक जैसे सामाजिक स्थिति नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन में लड़की, बेसिकली लड़की के पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, उनकी फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और वो बाद में जब हमारे पास मुकदमे आते हैं, तो मुकदमे में क्या होता है कि वही कॉस्ट की बात की जाती है। अब जब कॉस्ट की बात की जाती है, तो उस कॉस्ट में क्या क्या रिकवरेबल है? जो आपने खिलाया वो रिकवरेबल नहीं है। अब जो सामान जो आपने लॉन और इन सब का खर्च किया है वो रिकवरेबल नहीं है। तो वो चीजें तो चूंकि आपने सबके लिए किया, दोनों तरफ के लोगों के लिए किया, तो वो रिकवर आप कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो अगर मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, तो जिस पर्पस के लिए वो किया गया वो तो वहीं पे डूब गया। तो इसीलिए जो जस्टिफिकेशन है ना इसका, चाहे जो भी दे दिया जाए, if it is pressurizing somebody to go beyond his economical limits, that means that thing is not good. इसीलिए डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। लेकिन डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उसका एक अपना लिमिट है। उसका लिमिट सिर्फ वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए है, जो कि दिया जाता है, और वो भी पार्टी इन मैरिज को, मतलब लड़का या लड़की, उन लोगों को जो दिया जा रहा है या उनके फैमिलीज को जो दिया जा रहा है उसी को माना जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो उसमें आता ही नहीं है। अब आप खर्चे की बात, अभी तो मैं देख रही थी कुछ न्यूज, जब आपने मुझे बताया उसके बाद मैं देख रही थी कि कोयम्बटूर में एक शादी हुई जिसमें अय्यप्पन टेम्पल में 8 लोग होकर के शादी कर लिए, 8 लोगों की प्रेजेंस में शादी हुई, दूल्हा दुल्हन मिला करके। देन गाजियाबाद में एक शादी हुई जिसमें 101 रुपए का खर्चा आया, मात्र 101 रुपए का खर्चा है। अगर इस तरीके से ही हमें देना है, हमें रिकॉग्निशन देने हैं, या हमें बताना है या एक्सप्रेस करना है, व्हाई नॉट टू गो फॉर रिसेप्शन? आपके हजारों के तादाद में अगर आपके उसमें गेस्ट लिस्ट में लोग आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली पॉसिबल कि आप 1000 लोगों से उसी लेवल का इंटरेक्शन रखते हो या उसी लेवल का अफेक्शन रखते हो। तो मैम लीगली अगर मैं आपसे पूछूं मैम, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस तरीके से, क्या डर नहीं पैदा कर पा रहा है लोगों के अंदर कि इतना कठिन कानून, इतना कठोर कानून है, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो कहाँ पे ये फ्लॉज आ रहे हैं? क्या जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आ रहा है, या जो डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो तो कभी मैंने देखा नहीं किसी मैरिज में कि कभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ये एक्चुअली सेक्शन 8B में है, डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का प्रावधान जो है, जिनको मॉनिटर भी करना होता है, देखना भी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी, और दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। अगर मैं अपने यहाँ की लोकल थाने में या लोकल लेवल में जाके पता करूँ ना कि कौन डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर दैट। तो वो तो बिकॉज कई चीजें ऐसी हैं कि जो लॉ तो बनाया गया है, लेकिन वो सोसाइटी में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते इतनी इजीली। अब ये लॉकडाउन के टाइम पे इस तरीके से हो रहा है कि लोग शादियां जो है एकदम कम से कम में कर ले रहे हैं। अब आप किसी भी रिलीजन का उठा के देखिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपको कितने लोग चाहिए? कम मिनिमम 5 लोगों के बीच प्रेजेंस में शादी हो सकती है, दूल्हा दुल्हन, 2 गवाह और काजी। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में आप देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में भी क्या, कन्यादान करने के लिए फादर होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है, सप्तपदी के लिए पंडित और लड़का लड़की की ही जरूरत है। ठीक है, आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को भी उठा लीजिए, 10 से ज्यादा तो आपको कोई भी मैरिज की सेरेमनी में आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बाकी सब लोगों के जितने भी रिश्तों के वो बनाए जाते हैं कि मामा को ये दिया जाए, उनको ये दिया जाए, फलाने को ये दिया जाए,
सबको जो दिया जाता है या सबको सबके तरफ से जो आता है, आने वाले के लिए भी तो प्रेशर है आपका, उनका भी सोशल स्टेटस अगर उस तरीके का ना हो तो भी उनको एक वो है कि हाँ देना ही देना है. So why this is happiness can be created without spending that much also. मैम, जैसा कि आपने बोला कि कोयम्बटूर में 8 लोगों ने ही एक बारात में शिरकत करके शादी को मुकम्मल किया, या फिर किसी शादी में मात्र 101 रुपए का खर्चा आया. ग्रुप मैरिजेस के काफी सारे इंस्टेंसेस हम देखते हैं. तो ये जो प्रेजेंट सिनारियो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन में कम बारातियों से शादियां हो जा रही हैं और कम खर्चे में मुमकिन है शादियां, प्लस आपने मैम जैसे बोला कि ये खुशी का पल है, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन दीज थिंग्स की जो लैविशनेस है, हम अगर मोमेंट्स कैप्चरिंग में ज्यादा खर्च करें, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम इस प्रथा को एक उत्पत्ति दे सकते हैं या एक नया आयाम तक पहुंचा सकते हैं? मोमेंट कैप्चरिंग तो निशांत लाइफ लॉन्ग होती है. आप लगा लीजिए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक कपल के लिए जब वो उनका बेबी होता है उससे ज्यादा खुशी का कोई मोमेंट नहीं होता है, व्हेन द फर्स्ट टाइम यू होल्ड योर चाइल्ड. बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल एवरी टाइम टू कैप्चर दैट इवेंट इन वेरी प्लान्ड मैनर? ऐसा तो होता नहीं है. बहुत सारी जिंदगी की खुशियां ऐसी होती हैं जो आपको आपके जहन में होंगी, आपके पास कैप्चरिंग उनकी इतनी नहीं होगी. शादियों में भी यही होता है. शादियों में मैं देखती हूँ कई बार जो है दुल्हन पूरे टाइम बिजी है शूट कराने में, है ना. आजकल तो शूट का भी ऐसा चल रहा है, प्री वेडिंग शूट के लिए फॉरेन डेस्टिनेशंस होते हैं. एंड रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें प्री वेडिंग शूट के लिए वो लोग थाईलैंड गए थे. दोनों जो कपल था वो थाईलैंड गया था. तो मैं तो बेसिकली सोच रही थी कि पहले हनीमून का होता था, अब शायद प्री हनीमून का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बिफोर मैरिज दे आर गोइंग एंड दे आर गेटिंग शूट. अब वो 10-15 दिन से कम का ट्रिप नहीं रहा होगा. प्री वेडिंग के लिए वहां गए, फिर यहाँ पे आने के बाद वेडिंग की शूटिंग हुई, सब कुछ हुआ था. एवरीथिंग वुड हैव बीन गुड अगर वो शादी चलती. दैट शादी कुड नॉट इवन सस्टेन फॉर 6 मंथ. 6 महीने के बाद ही वो लोग कोर्ट और वकीलों के दरवाजे खटखटाने लगे. तो मतलब बेसिकली हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे यहाँ डाउरी या एक्सेजरेटेड स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट है, या हमारे यहाँ जो एक अंडरस्टैंडिंग और उन लोगों को समझने की जरूरत है कि इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं. कैप्चरिंग ऑफ मूवमेंट इज एनी टाइम वेरी गुड. लाइक आज की डेट में तो सब लोगों के पास मोबाइल है, तो उसमें भी वी कीप ऑन डूइंग दैट थिंग. एंड मेनी अ टाइम्स इवन आई हैव गॉट माय चिल्ड्रन कैप्चर्ड इन थ्रू प्रोफेशनल कैमरास बिकॉज आई वांटेड टू इनलार्ज दोस फोटोग्राफ्स, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं होता इसके पिक्सल्स की वजह से. तो बेसिक चीज ये है कि हाउ कन्वीनियंटली समबडी इज स्पेंडिंग, एंड हमारा लॉ इसको अलाउ नहीं करता कि आप इतना ज्यादा खर्चा करें. तो ये बढ़ावा दे रहा है, जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स है वो बढ़ावा देती हैं कि लोग जो है उधार लें, लोग जो है गलत तरीकों से पैसे कमाएं. आप मैरिज का एक्चुअल एक्सपेंस देखिए और मैरिज का जो डिक्लेयर्ड एक्सपेंस देखिए, दोनों में बहुत अंतर होता है. तो दूसरा पैसा कहाँ से आ रहा है? तो कमिंग ऑन टू हैप्पी फ्लैशबैक्स की आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं मोमेंट कैप्चरिंग में और एसेंस कैप्चरिंग में स्पेशली. तो आप इतना नेक काम करते हैं. कई बार मेरे चेंबर में मैंने देखा है ऐसा कि एक कपल में जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है या फिर वो जब अलग रह रहे होते हैं, तो एक बार मेरे ही चेंबर का मैं इंसिडेंट बताऊं. जो वाइफ थी वो मेरे यहाँ आई, और होता क्या है कि हमें एविडेंसेस में शादी का कार्ड या फिर शादी की फोटोज लगानी होती है. जैसे ही वो अपनी शादी की फोटो सामने की तो वन ऑफ माय जूनियर सेड कि कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों. और उसके बाद शी रियलाइज कि सच में अच्छे लग रहे हैं तो क्यों अलग हो रहे हैं. तो ये जो मोमेंट का एक इम्पोर्टेंस है, शायद ये आप बेहतर बता पाए कि किस तरीके से आपको लगता है कि जो कम खर्चा करें हम बारातों पे और मोमेंट कैप्चरिंग पे ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, या खर्चे की बात अलग है, मेन है कि हम मोमेंट्स को ज्यादा जिए रादर देन कि हम ज्यादा लोगों को बुला करके एक बड़ी और बिग फैट इंडियन शादी करें इंस्टेड ऑफ अ हेल्दी मैरिज. इसके तो दो पहलू है निशांत. जैसा कि सोमा मैम ने बोला कि प्री वेडिंग कराने एक कपल थाईलैंड गया था, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी सस्टेन नहीं कर पाई. बट फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी कपल्स रहे हैं आज तक, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने चेंबर की अपनी एक एपिसोड बताया, वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो हमें नॉर्मली जब हम फोन पे बात करते हैं या मिलते हैं उनसे, तो वो हमें बताते हैं कि हमारी कभी घर पे लड़ाई भी अगर हो जाती है तो वो प्री वेडिंग फिल्म देखते हैं जो हमने उनके लिए बनाई है और उनका पैचअप हो जाता है. सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस एज वेडिंग फिल्म मेकर्स.
इंडीड। एंड जहां तक बिग इंडियन वेडिंग का सवाल है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही है इस पे। पॉजिटिव हमारे लिए डेफिनेटली है, क्योंकि अगर बिग इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं होगी तो you know it won't help us do better and sustain in the industry. जहां तक इंटीमेट वेडिंग्स का सवाल है, इंटीमेट वेडिंग्स में हमें एक कैनवस, एक प्लेटफॉर्म मिलता है टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि वहां पे जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे कि सोमा मैम ने बोला कि फ्रेंड्स होते हैं और उनके दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं, सो नोबडी इज प्लीजिंग एवरीबडी। वहां पे यू कैन फोकस ओनली ऑन द कपल, देयर ऑनेस्ट मोमेंट्स। तो वहां पे ऑफ कोर्स आप ज्यादा अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर पाते हो, ज्यादा अच्छी फिल्म या ज्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स आप उनके लिए कैप्चर कर पाते हो। सो अगेन बिग फैट इंडियन वेडिंग के दोनों ही पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही इंडियन वेडिंग है। परहैप्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दिखावा भी है, लेकिन इमोशंस भी हैं। आई एम श्योर कि सब लोग जो बिग फैट इंडियन वेडिंग करते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं। लाइक अनीश सेड इन द बिगनिंग, इंडियन सोसाइटी में लोग अपनी जीवन भर की जो पूंजी होती है वो जमा करते हैं कि एक दिन में से अपने बच्चे की शादी पे उड़ाऊंगा, एंड दैट इज द माइंडसेट। सो ऐसा नहीं है कि ग्रूम की फैमिली इज डिमांडिंग थिंग्स ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स इन द सोसाइटी जो आज भी दहेज प्रथा में जी रही है। दे आस्क फॉर थिंग्स व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। None of us would support that, but then there are a lot of families, lot of people who have evolved, and I'm sure कि वो लोग दहेज प्रथा से ऊपर उठ चुके हैं। So we would really want to focus on the positivity of it rather than the negative aspect. Of course, आप lawyers हैं दोनों, तो आपको negativity ज़्यादा दिखती है। You being a family lawyer, Soma ma'am, and Nishant again, he's a lawyer, so आप दोनों को दोनों पहलू ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नेगेटिव शायद ज्यादा आता है, हमारे पास फॉर्चुनेटली पॉजिटिव ज्यादा आता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि बिग फैट इंडियन वेडिंग्स अगर होंगी, दैट विल ऑब्वियसली गिव यू बेटर फ्रूट्स ऑब्वियसली इन द ग्रोथ, बट अभी जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और जो लेवल ऑफ मैरिजेस हैं, काफी सारी मैरिजेस कैंसिल हो गई हैं, काफी सारी मैरिजेस पोस्टपोन हो गई हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वेडिंग इंडस्ट्री किन चैलेंजेस से फेस कर रहा है? वेडिंग इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द इवेंट्स। तो जो इवेंट इंडस्ट्री उनको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इवेंट इज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एक साथ एक रूफ के नीचे आते हैं और तब ये इवेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है। तो ये अब होना मुश्किल है जब तक कहते हैं कि वैक्सीन नहीं आ जाती। तो अगले एक साल जो हमें दिख रहा है, जो भी न्यूज़ हमारी तरफ आई है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले हैं, तो अगले एक साल तक ये चैलेंज रहेगा वेडिंग इंडस्ट्री के लिए। लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हम ट्रैवल की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी बिकॉज लॉज आएंगे या आ गए हैं जहाँ पर एक के साथ एक सीट नहीं हो सकती है। फ्लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं वो खत्म होने लगेंगी, कम रहेंगी अगले 1-1.5 साल तक। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो ही रही है। तो ओवरऑल बिकॉज क्या होता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इनकम होती है जब कोई डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही होती है, बिकॉज उस डेस्टिनेशन वेडिंग को करने के लिए बहुत सारे वेडिंग इंडस्ट्री के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। तो प्लानर्स आते हैं, डिजाइनर्स आते हैं, डेकोरेटर्स आते हैं और वेंडर्स आते हैं। तो क्या होता है कि जब आप अपनी लोकल सिटी में कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार और दोस्त मिलकर काफी चीजें मैनेज कर सकते हैं, पर जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो तो ये चीजें मैनेज करने के लिए आप मोस्टली प्रोफेशनल्स को हायर करते हो, बिकॉज आपको इस एरिया की नॉलेज नहीं होती है। तो ये फर्क तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है और पढ़ना शुरू हो ही गया है। एंड बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि आगे क्या हो रहा है, कितना सीरियस है, अभी क्या हम मिल सकते हैं। इवन 50 लोगों की भी जो आई है, जो दिल्ली में शुरू कर दिया गया है, उसमें भी अभी लोग डरे हुए हैं और बहुत लोग 50 लोगों में शादी नहीं करना चाहते हैं। अगेन फॉर देम दिस इज द मोमेंट जहाँ पे वो लोग सुपरस्टार्स बनते हैं, जहाँ पे सारी दुनिया उनके जानने वाले सिर्फ उनको देखते हैं, सिर्फ उनको उनके बारे में बात करना चाहते हैं।
तो वो किसी भी तरीके से उसको मेलो डाउन नहीं करना चाहेंगे, कमजोर नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने सपने सजाए हुए हैं और अब उसके लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने काम भी बहुत कर लिया था, अनफॉर्चुनेटली ये चीज मार्च से होने लग गई। अब वो चाहते हैं कि जब भी हो वैसे ही हो, अच्छे से हो, और वो वेट करने के लिए तैयार हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस वेट, जो बीच के 5-6 महीने हैं, इसमें ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत कपल्स हैं जिन्होंने अपनी वेडिंग पोस्टपोन कर दी है। तो उस कारण जो आपको रेगुलर जो साल वेडिंग इंडस्ट्री का रहता है वो नहीं रह रहा है। होटल्स बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको भी क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ऑब्वियसली ये सबके लिए बहुत खतरनाक है कि लोग एक ही होटल में जाके 50, 100, 200, 500 लोग रुक रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ओवरऑल ये पूरा जो एक साइकिल है वो रिपीट हो रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली वेडिंग इंडस्ट्री बहुत हिट है इससे। मतलब मैं तो कहूँगा पूरी वेडिंग के अलावा जो भी इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट्स है, वो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल सभी सफर करेंगे। बिल्कुल। सोमा मैम, एक क्वेश्चन आपसे मेरे को बहुत ही जरूरी पूछना था कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को क्या और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, या इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ही अगर कर दिया जाए तो काफी सारी डाउरी डेथ्स बच जाएंगी, या फिर काफी सारे जो पोस्ट मैरिटल एक वायलेंस होता है फीमेल्स के ऊपर, उससे हमारा इंडियन सोसाइटी बच जाएगा? निशांत, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट हो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, ये सारे एक्ट जो हैं बनाए गए हैं सेपरेटली। सबसे पहली चीज ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक, मेरे ख्याल में एक कंपाइल कर देना चाहिए एक ही हेड के अंदर, ताकि एक ही विंडो रहे शिकायत करने वाले के पास भी और जिसके अगेंस्ट शिकायत की गई उनके लिए भी। क्योंकि होता यह है कि आपने अलग अलग चीज बता दिया, 498A है या डोमेस्टिक वायलेंस है, दैट वुड बी ट्राइड इन समवेयर एल्स, सिविल कोर्ट में जाएगा वो, और बाकी जो केसेस है वो फैमिली कोर्ट में आएगा। तो वो अलग अलग विंडोज होने से दोनों ही लोग हैरेस होते हैं। फिर प्रोसीडिंग्स का अगर एग्जीक्यूशन जो है वो हो प्रॉपरली, या जो जितना केस में बोला है, देखो फैमिली कोर्ट एक्ट में बोला गया कि विद इन 6 मंथ्स जो है, अगर मोस्ट लाइकली हो तो उसको विद इन 6 मंथ्स जो है उसका डिस्पोजल किया जाए, लेकिन वो होता ही नहीं है। 6 मंथ्स के 6 ईयर 16 ईयर्स निकल जाते हैं। So problem is not with big fat Indian wedding or something like that. शादी अगर कोर्ट में भी हो रही है तो भी मुकदमे आ रहे हैं, शादी अगर बहुत लेविशली खर्च हो रही है तो भी मुकदमे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि the problem is not how they are spending, the problem here is how they are living their life. और वो लोग अगर अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं चला पा रहे हैं तो चाहे आप लाखों खर्च कर दीजिए, करोड़ों खर्च कर दीजिए, चाहे कुछ ना खर्च करिए, वो लाइफ, मैरिड लाइफ चलेगी नहीं आगे। तो एक हमारे यहाँ जो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है वो ये है कि प्री मैरिज काउंसलिंग कहीं नहीं होती है। कहीं पे भी लड़के लड़की को फोटो शूट के लिए तो भेज दिया जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि उनको बिठा करके ये बताया जाए कि वेदर यू आर रेडी फॉर मैरिज और नॉट, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू गेट। दे नो दैट हाँ शादी में हम हीरो हीरोइन बन जाएंगे, लेकिन हीरो हीरोइन को जो स्टंट करने पड़ेंगे बाद में वो तो समझ लो पहले कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। That is not happening because people are getting married and they don't know that how life is going to change after that. You are sharing somebody your life with somebody and sharing to the every extent. तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब अगर शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो भी जो काउंसलिंग के लेवल से, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात किया था कि मीडिएशन की भी बात हुई थी, तो वो चीजें, वो काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। तो लॉज बनाने से कोई फायदा नहीं है जब तक जो है उसका आप एग्जीक्यूशन ना करा पाए, और लॉज होने का भी कोई फायदा नहीं है अगर लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है। अब किसको मालूम होगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो है 6 महीने की जेल होती है और या 5,000 रुपए की फाइन होती है। एंड व्हाट इज बिग डील इन 5,000 फाइन अगर वो 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो। सही बात है मैम, ये तो लाइसेंस देना हो गया। हाँ, ये तो लाइसेंस देना हो गया, ठीक है भैया कर लो, आगे आकर के ले जाना, बट दिस इज नॉट राइट। अगर आप लॉ बना रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लॉ जो लेमैन के लिए बने हुए उन्हें पता तो होना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक में 2 डिफरेंट चीजें आई हैं। एक तो वेडिंग के एक्सपेंसेस को लेकर के आया और दूसरा डाउरी को लेकर आया, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। वेडिंग का एक्सपेंसेस जो है टू द एक्सटेंट ऑफ डाउरी तब हो जाता है जब प्रेशर फॉर्म होता है, और देयर इज वेरी थिन लाइन। जो आप बोल रहे हैं, जो जैसे अनीस और वो मैम बोल रही हैं कि कहाँ पे आकर के जो है हम लोगों के लिए जो है ये बन जाता है कि वो हैप्पीनेस कहाँ पे आकर के वो प्रेशर फॉर्म ले रहा है, वो पता नहीं चल पाता है। आप डिमांड किस तरीके से होती चली जाती है, बिकॉज दे आर इनटू हैप्पियर पार्ट एंड वी आर आफ्टरवर्ड। कॉन्सिक्वेंसेस जो हम लोग भी जा करके देखते हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ गुड थिंग।
मैरिजेस ऐसा नहीं है, हम लोग फैमिली कोर्ट में बैठे हैं, इवन देन आई कैन से दैट मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, टू पीपल कम टुगेदर एंड दे लीड देयर लाइफ, दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड टफ टाइम्स टुगेदर, सो इट शुड ऑलवेज बी प्रमोटेड। पर ये है कि हाँ, ये एक्स्ट्रा वेगेंस जो है जहां जहां बचाई जा सकती है, कम से कम उन लोगों के लिए कि जिनकी जिंदगी में घर भी नहीं है, मेरे ख्याल में आई वुड प्रेफर टू गिव ए हाउस टू माय डॉटर देन स्पेंडिंग ऑन हर मैरिज। दिस इज माय ओन पर्सनल व्यू पॉइंट, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो और कौन नहीं चाहता कि वो सुंदर दिखे, सुंदर खिंचे, फोटो में सुंदर आए। तो इट्स ऑल टुगेदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हिट हो रही है, इसमें ब्यूटी सेक्टर भी है। अनीस ने पूरा लिस्ट डाउन किया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, इवेंट से रिलेटेड, आपकी कैटरिंग से रिलेटेड, सब लोग हिट हो रहे हैं। बट ये जो हिट है वो सबको आ रहा है, हर तरफ, हर सेक्शन में। एंड फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 years यही वाला होगा। मतलब हमें तो किसी शादी में बुलाया जाएगा तो पहले हम कार्ड को भी सैनिटाइज करने का सोचेंगे। तो अब तो हालत ऐसी हो रही है कि हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव आफ्टर साइकिक, वो देखा जाए। लेकिन हाँ, ये है कि जो फैमिली जो इस तरीके से शादी कर सकती है, दिस कुड बी एन आइडियल मैरिज, जिनको सचमुच में ये वाली फाइनेंस की इश्यूज हैं और जो आ सकते हैं आगे, और वो चीजें होते भी जब ग्रुप मैरिजेस होते हैं, तो उन ग्रुप मैरिजेस में सामूहिक विवाह जैसे बोलते हैं, उसमें कितना, उसमें मेरे ख्याल है 25 रुपए, 50 रुपए, 101 रुपए, इन्हीं अमाउंट में शादियां होती हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो ये आई थिंक पर्सनल चॉइसेस होती हैं सबकी, वो किस तरीके से लेकर के चलना चाहें। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से बिग फैट इंडियन वेडिंग्स को किस तरीके से हमें लेना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट्स आपने देखे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। बेसिकली आप खर्चा चाहे जो भी करें, जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है वो उन कपल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उसको आगे कैसे लेकर के जा सके। That's all for today. Thank you all for watching Riddhi Legal. Stay tuned. Please subscribe the channel and do press the bell icon. Thank you.